Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the economic growth के perspective से है। करंट फाइनेंस ईयर का जो क्वार्टर नंबर सेकंड है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के डाटाज को रिलीज किया गया। इसमें 8.2% का जो ग्रोथ है वो ऑब्जर्व हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कंपेयर करें क्वार्टर नंबर फर्स्ट के डाटा के साथ में, तो आप देखिए कि क्वार्टर नंबर फर्स्ट से भी यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है। और जो प्रीवियस 6 क्वार्टर्स हैं उनके कंपैरिजन के अंदर में भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ के जो डाटा हैं वो ऑब्जर्व हुए हैं क्वार्टर नंबर सेकंड। क्वार्टर नंबर सेकंड किन मंथ्स के रिगार्डिंग में है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। वो 3 मंथ का ये ग्रोथ का डाटा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, सर्विसेज का जो सेक्टर है, इसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो हुआ है। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्रेस को प्रेज किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी इकोनॉमिक सिचुएशन का जो इम्प्रूवमेंट है उसका प्रेज है वो देखने के। और जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा कल का ही जो न्यूज़पेपर है उसमें हमने रीड किया था कि आईएमएफ के द्वारा जो हमारे अकाउंट्स के रिगार्डिंग में जो सी ग्रेड के अंदर में कैटेगराइज है वो किया गया। तो उसको देखते हुए अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज है वो किया है कि आईएमएफ के द्वारा सी ग्रेडिंग किया गया इंडिया के जो नेशनल अकाउंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। और उसी के लेटर फेज में इस तरीके से जो डाटाज हैं वो रिलीज हुए हैं क्योंकि आईएमएफ का भी ऑब्जर्वेशन था डाटा का इरेगुलरिटी होना, कंटिन्यूस उनका रिलीज ना किया जाना, जो बेस ईयर है वो आउटडेटेड होना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो बताए थे। इस वजह से इंडिया का जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है उसका सी ग्रेडिंग उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के वहाँ पे जो शूटिंग का जो इंसिडेंट है उसके लेटर फेज में प्रेसिडेंट के द्वारा डिसीजन है वो लिया गया कि आने वाले समय के अंदर तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो माइग्रेशन है उसको उनके द्वारा स्टॉप है वो किया जाएगा, जो उनसे अर्लियर फेज में जो प्रेसिडेंट्स ने अलाउ है वो। क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखिए कि जो कंट्रीज हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड है वो किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो कि सुपर पावर के रूप से अपने आप को सेटअप है वो करते हैं। स्पेशली यूएस है, यूके है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जिनके द्वारा अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में जो कॉलोनीज हैं उनको सेटअप किया गया था, वहाँ पे कुछ समय के लिए जो रूल है वो किया। फिर आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग फेज के अंदर में है। रसिया को आप इसमें इंक्लूड है वो किया करते हैं, रसिया इसका पार्ट है वो हुआ करता है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उससे समहाउ रिलेटेड है। और आप देखिए कि जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन था या वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन था उस दौरान में किसी भी ब्लॉक को उनके द्वारा ना ज्वाइन किया जाना, तो कंटिन्यूस यहाँ पे डेवलपमेंट का डिमांड है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी एक डिमांड हुआ करता है कि प्रेजेंट समय में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर रिफॉर्म है वो किया जाए, उनको चेंज किया जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज है वो होना चाहिए। क्या हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है वो भी थर्ड वर्ल्ड का ही कैटेगरी में काउंट होता है? जैसे स्टूडेंट्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर में हमको काउंट है वो किया जाता है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, मीन्स अब ग्लोबल साउथ है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड है वो कर सकते हो। मैक्सिमम ग्लोबल साउथ कंट्रीज इसका पार्ट हैं वो हुआ करते हैं। कैरेबियन कंट्रीज भी हैं कुछ। तो ग्लोबल साउथ को अगर हम रीड करें हमारे एग्जाम के पर्पज से, आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंडिया में G20 का समिट हुआ था 2023 के समय में, तो हमारे यहाँ पे जो स्प्रिट है, जो यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है जो डोमिनेट किया था उस समिट के अंदर में कि ग्लोबल साउथ को हमें प्रमोट है वो करना है। ग्लोबल साउथ का जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करना है, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स का जो डिमांड है वो करना है। तो उसी के देखते हुए आप देखिए कि अफ्रीकन यूनियन है उसको इंक्लूड किया गया था G20 फोरम का एज ए मेंबर के रूप से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुई एक साइक्लोन के बारे में है। साइक्लोन का नाम है वो है दितवा। दितवा जो नाम है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया इसके बारे में हम रीड करेंगे। बट आप देखिए कि इस साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो किस एरिया में हुआ है? श्रीलंका के वहाँ पे इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए। हमारे यहाँ पे भी जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी रिगार्डिंग में रेड अलर्ट है उसको इश्यू है वो किया गया है कि आने वाले समय में वहाँ पे बारिश हो सकता है, कुछ डैमेज भी हो सकता है, तो उसकी रिगार्डिंग में अलर्ट है उसको इश्यू कर दिया। अब साइक्लोन की वजह से श्रीलंका में इस तरीके से जो डैमेज हुआ, तो इंडिया के द्वारा क्या किया गया? क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है
कंट्री का एक तो नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हमारा जो नाइबर कंट्री है अगर वो किसी तरीके से क्राइसिस सिचुएशन में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाता है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसेंटली हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से भी सेटअप करने का हमारा इनिशिएटिव है। हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव महासागर है उसको लॉन्च किया था। पहले उसका जो नाम है वो सागर हुआ करता था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फिर उसका जो नेमिंग है वो महासागर है वो कर दिया, म्यूचुअल होलिस्टिक जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द। तो महासागर इनिशिएटिव है, नाइबर फर्स्ट पॉलिसी जो हमारा है उनके थ्रू इंडिया ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है श्रीलंका के सिचुएशन की रिगार्डिंग में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है उसके थ्रू जो सपोर्ट है वो सेंड किया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के थ्रू, डिजास्टर रिलीफ के थ्रू जो सपोर्ट है वो सेंड किया है। नेम क्या दिया गया इस ऑपरेशन का? नेम है इसका सागर बंधु। नाम आपको पता होना चाहिए, नेम इसका रखा गया है सागर है। तो आप देखिए कि सागर बंधु ऑपरेशन के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का प्रोवाइड हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, और भी आप देखिए कि हमारे नाइबर कंट्रीज में जब भी सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, जैसे मालदीव के वहाँ पे वाटर का क्राइसिस हुआ था क्योंकि वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका फेलियर हुआ। इंडिया के द्वारा फर्स्ट वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया जाता है 2014 के समय में। प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान में जो वैक्सीन का जो सिचुएशन है तो वैक्सीन का सपोर्ट भी इंडिया ने प्रोवाइड किया है अभी अफगानिस्तान की रिगार्डिंग में। अर्थक्वेक जब वहाँ पे हुआ था तो भी इंडिया ने जो असिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, जो वहाँ पे प्रोवाइड है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, साइक्लोन नेमिंग का जो कन्वेंशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जो साइक्लोन का जो नेम है वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? यमन के द्वारा इसका जो नाम नाम है वो किया गया है। यमन के द्वारा नेमिंग है वो किया। अब यमन के द्वारा किया गया है तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? लेगून इसका मीनिंग हुआ करता है। लैगून जो दितवा वर्ड है उसका मीनिंग हुआ करता है लैगून। और आप देखिए कि साइक्लोनिक जो नेमिंग कन्वेंशन है 2004 के समय एग्जिस्टेंस में आता है। प्रेजेंट समय में 13 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन का ये जो हमारा रीजन है इसके रिगार्डिंग में जो नेमिंग है वो किया करते हैं। कंट्रीज आपको बताने हैं क्योंकि कुछ 5 कंट्रीज को बाद में इंक्लूड किया गया था, 2018 के समय उनको इंक्लूड किया गया जो मैक्सिमम मिडिल ईस्ट से रिलेटेड वो कंट्रीज हैं। अब देखिए कि नेमिंग के बारे में एक और आपको जानकारी होना चाहिए कि मैक्सिमम जो लेटर्स यूज किए जा सकते हैं 8 लेटर्स से ज़्यादा बड़ा जो नाम है वो नहीं होना चाहिए। साइक्लोन का जो नाम है 8 लेटर से जो बड़ा है वो नहीं होना चाहिए, तो ये एक लिमिटेशन है यहाँ पे नेमिंग के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे भी जो रेड अलर्ट को इशू किया गया है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में वो सेटअप है। नेक्स्ट आप देखिए कि असम का जो असेंबली है उससे उसके रिगार्डिंग में है कि जो जो लेजिस्लेचर्स के रिलेटेड जो मेंबर हैं वो कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन को कैरी आउट करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग में एक डिटेंशन रूम का सेटअप है वो हुआ है। अपोजिशन के द्वारा इसको अनडेमो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिशन में अनडेमोक्रेटिक इस जो प्रोसेस है उसको बताया गया है कि यहाँ पे आप इस तरीके से जो प्रिजन है उसको सेटअप नहीं कर सकते हो। हाउस को आप देखिए कि आपको कैरी आउट करना है, हाउस को आपका जो प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, उनको बाहर निकाल सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो उनका एंट्री। पर इस तरीके से जो डिटेंशन रूम्स हैं वो नहीं सेटअप किए जाते। ये यहाँ पे अपोजिशन का इस तरीके से इसको अनडेमोक्रेटिक जो जो डिसीजन है वो बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। इंडिया के विजिट के लिए आएंगे तो यहाँ पे जो 23rd इंडिया और रसिया का जो एनुअल समिट है, बाइलेटरल जो एनुअल समिट है 23rd उसका ऑर्गेनाइज है वो रहेगा। अब आप देखिए कि बाइलेटरल जो एनुअल समिट्स हैं उनके बारे में तो हम रीड करेंगे, बट प्रीवियस कुछ ईयर से ये कंटिन्यूस फेज में नहीं है। लास्ट टाइम जो 2021 के समय आप देखिए कि ये इंडिया के लिए आते हैं रशियन जो प्रेसिडेंट है। उसके बाद में 2022 के समय यूक्रेन के वहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको इनके द्वारा कैरी आउट किया गया था, तो उसके बाद में इनका विजिट है नहीं हुआ था। अब उसी यूक्रेन के वहाँ पे जो इन्वेजन हुआ है, यूक्रेन के वहाँ पे मिलिट्री एक्शंस हुए हैं, उसके बाद में अब इनका इंडिया के लिए ये जो टूर है, इंडिया के लिए इनका ये जो विजिट है, क्या डिस्कस किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा बाइलेटरल रिलेशंस का किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो,
कैसे हमारा यहाँ पे जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन है वो किया जा सके। हमारा पार्टनरशिप किस तरीके से एग्जिस्ट करता है रसिया के साथ में, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। स्पेशल स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। तो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रेंथन है वो किया जाए, जो ऑलरेडी हमने एक विजन रखा है 100 बिलियन का, जो हमें 100 बिलियन का हमें जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको सेटअप करना है 2030 तक। और बाइलेटरल ट्रेड के अंदर में जो सेटलमेंट सिस्टम है वो नेशनल करेंसी के थ्रू कैरी आउट करना। इसके अलावा स्टूडेंट जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनका भी मीटिंग होगा। S-400 का तो आप देखिए कि हमने कुछ पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे प्रोक्योर किया है। आने वाले समय में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसके रिगार्डिंग में S-500 है उसका भी प्रोक्योरमेंट है वो रसिया से किया जाए, तो उसका भी जो डिस्कशन है वो डिफेंस मिनिस्टर्स को हैं वो कैरी आउट करें। तो ये बेसिकली हमारा जो इंडिया रसिया रिलेशन के बारे में कुछ हमने बेसिक्स को रीड किया, बट आपको एक जानकारी यहाँ पे ये होना चाहिए, इंडिया रसिया रिलेशन के अंदर में भी कुछ कंसर्न है। कंसर्न क्या है, प्रेजेंट समय में जो बाइलेटरल ट्रेड है उसके अंदर में आप देखिए कि डेफिसिट का सिचुएशन है। रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज किया गया तो काफ़ी सारा जो डेफिसिट सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो सके, तो वो यहाँ पे इंडिया का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में बताया गया है कि केरल जो है, केरल का जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस राइज करेगा। और हमारा अगर हम बात करें ओल्डर स्टेट के रिगार्डिंग में, तो केरल कंटिन्यूस इस पोजीशन को कैरी आउट है वो करेगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन रहेगा 2041 के बाद में केरल के वहाँ पे। इंटरनेशनल यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उनका ये रिपोर्ट है वो बताया है। कौन सा हमारा इंडिया का स्टेट है जो आप देखिए कि यहाँ पे यंगेस्ट स्टेट के रूप से रहेगा पॉपुलेशन के वाइज में, तो बिहार जो है वो यंगेस्ट के रूप से रहेगा। केरल जो है ओल्डेस्ट के रूप से रहेगा। सीनियर सिटीजन्स का जो संख्या है वो वहाँ पे इंक्रीजिंग सिचुएशन में रहेगा। तो ये केरल के बारे में था, बट केरल के अभी पिछले कुछ समय से अदर न्यूज के रिगार्डिंग में भी है। आप देखिए कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है उसका रिडक्शन हुआ है। स्नेक का जो बाइट है, स्नेक बाइट है, उसको केरल के द्वारा हेल्थ इमरजेंसी के रूप से डिक्लेयर है वो किया गया, कि उसको एक डिजीज के रूप से डिक्लेयर है वो हुआ है केरल के। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स हरियाणा के वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर में जो मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल है उसके रिगार्डिंग में जो लीव्स दिए जाते हैं उसका प्रूफ है वो मांगा गया। तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ एक डेरोगेटरी एक स्टेप था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस है उसको इश्यू किया गया है जो पर्सन है उस इस इंसिडेंट की रिगार्डिंग में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 51A के थ्रू। आर्टिकल 51A के थ्रू इसको इंक्लूड किया गया, तो उसका ही जो सब क्लोज है ई नेम से, जिसमें आप देखिए कि एक लाइन मेंशन है कि हमें ऐसी जो प्रैक्टिस हैं उनको रिनाउंस करना है जो डेरोगेटरी हैं डिग्निटी टू द वुमेन का जो डिग्निटी है उसके अगेंस्ट में है, उसका डेरोगेटरी है, तो ऐसी प्रैक्टिस को हमें रिनाउंस करना है, उनको रिड्यूस करना है। तो ये बेसिकली इस तरीके का जो सिचुएशन है यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल है उसके रिगार्डिंग में जो लीव्स का जो कॉन्सेप्ट है पेड लीव्स का, कि किस आर्टिकल्स के थ्रू आपको जो आर्टिकल हैं जिसके थ्रू इस प्रोविजन को आप इंक्लूड कर सकते हो। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ डिग्निफाइड लाइफ के रिगार्डिंग में। इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 14 है। और आप देखिए कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल जो प्रोविजन है उनको सेटअप करना होगा, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है वो ये मेंशन करता है कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में आप यहाँ पे कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं। 1992 के समय में 90s का जो बिहार है उस दौरान में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो पेड लीव का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टेट बनता है इंडिया के अंदर में जो इस तरीके से मेंस्ट्रुएशनल जो पीरियड है उसके रिगार्डिंग में पेड लीव है उसको स्टार्ट करता है। फिर 2023 के समय केरल के द्वारा भी ये स्टार्ट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, निसार जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, तो उसका जो यहाँ पे जो फेज है साइंस फेज है उसके अंदर में इसका एंट्री है वो हुआ है। 5 ईयर का इसका लाइफ है। इस निसार जो प्रोजेक्ट है जो नासा और इसरो के जॉइंट कोऑपरेशन के थ्रू डेवलप हुआ है। ऑल राउंड कंप्लीट डे एंड नाइट के रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन के जो डाटाज हैं उनको ये प्रोवाइड करता है।
और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं, जैसे इसको लॉन्च किया गया, फिर आप देखिए कि इसको डिप्लॉय किया गया, कमीशन इसका हुआ है, जो लास्ट पेज है वो इसका साइंस पेज है जिसके अंदर में अब इसका एंट्री हुआ है। 5 ईयर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको, जो इसका प्रोजेक्ट का पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना और जापान के बारे में है। जापान के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि चाइना के द्वारा अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से जो ताइवान के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिए जाते हैं तो जापान वहाँ पे अपना जो उसको काउंटर करेगा, जापान के द्वारा उसको काउंटर है वो किया जाएगा। तो बोथ जो कंट्री हैं चाइना और जापान एशियन ग्रेट कंट्रीज हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रिगार्डिंग में भी उनका इम्पोर्टेंस है। और ईस्ट चाइना सी के थ्रू आप देखिए कि वाटर हैं वो शेयर किया करते हैं, बट यहाँ पे जापान के द्वारा जो क्लेम किया गया उसका एक हिस्टोरिकल यहाँ पे एक रिलेशन है वो रहा है। ताइवान का जो एरिया है वो जापान के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, बट वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में जब जापान का डिफीट होता है तो ये एरिया है वो आप देखिए कि उनके द्वारा लीव कर दिया गया, उनके द्वारा उसको छोड़ दिया। अब जापान का वहाँ पे क्लेम करना इस तरीके से, और भी कुछ जो आइलैंड्स हैं जो कि ताइवान के नियर बाई एरियाज में हैं, वहाँ पे मिसाइल का डिप्लॉयमेंट है वो कर सकता है जापान। एक न्यू काइंड ऑफ क्राइसिस है जो कि ईस्ट चाइना सी के उस एरिया के अंदर में क्रिएट है वो हुआ है। कुछ अदर आइलैंड्स हैं उसके उसके क्लेम के रिगार्डिंग में भी चाइना और जापान का कुछ डिफरेंसेज हैं वो हुआ करते हैं, बट इन एक्शंस के अगेंस्ट में क्या यहाँ पे डिसीजंस हैं वो हुए हैं। चाइना के द्वारा जापान को कहा गया कि अपने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको कहा गया जापान विजिट के रिगार्डिंग में केयरफुल रहने के पर्सपेक्टिव से। जो सी फूड है, जापान से आने वाला जो सी फूड है उसको आप देखिए कि उसको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए हैं चाइना के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ पर्सन हैं जो कंटिन्यूस जेल के अंदर में थे, वो कन्विक्टेड, उनको उनको एक्यूज्ड है वो मान लिया गया था। और आप देखिए कि लोअर कोर्ट्स के द्वारा तो उनको कन्विक्ट भी कर दिया गया था, बट जब उनका केस है हायर जुडिशरी में जाता है, बेटर वे के अंदर में जो एविडेंस हैं, जो वहाँ पे पर्सपेक्टिव है उसको एनालाइज किया जाता है, तो उस समय में बेसिकली आप देखिए कि उनको एक्विट है वो कर दिया गया है। लास्ट 3 ईयर से हमारे कंट्री में किसी भी तरीके से जो कैपिटल पनिशमेंट के जो केसेज हैं वो नहीं आए हैं, तो वन काइंड ऑफ एक इम्प्रूवमेंट है। एक्विटल जो किया गया न्यू फेज में, जो एविडेंस उनका एग्जामिन जब किया गया है कोर्ट के द्वारा। बट क्या स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर में किसी पर्सन को रॉन्गफुल वे के अंदर में अगर जेल में रखा गया है, उसको आप देखिए कि किसी क्राइम के अंदर अक्यूज्ड मानते हुए कंटिन्यूस जेल में रखा गया है, तो क्या किसी तरीके का कंपनसेशन का स्टैट्यूटरी जो राइट है वो अवेलेबल है? तो आप देखिए कि कंपनसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। अक्टूबर के मंथ के समय भी एक पिटीशन फाइल हुआ था कोर्ट के वहाँ पे कि ऐसे लोगों को कंपनसेट किया जाए जिनको कि रॉन्गफुल वे के अंदर में लाइफ के अंदर में लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया है, लंबे समय तक उनका जो यूथ एज है वो उसका वहाँ पे डैमेज हुआ, वो प्रॉपर अर्निंग है उसको नहीं कर सकते। इंडिया का जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है उसके बारे में मेंशन है कि डिजास्टर के रिगार्डिंग में कोऑपरेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे जो फेडरलिज्म का जो कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसी के रिगार्डिंग में कुछ ऑब्जेक्शन किए गए हैं कि प्रीवियस कुछ डिजास्टर जैसे केरल का जो वायनाड का बताया गया कि जो 75-25 का 75-25 या 90-10 का जो यहाँ पे रेशियो है, इस तरीके से सेंटर का मोर शेयरिंग रहेगा, मोर सपोर्ट है वो रहेगा, वो उस तरीके से जो सपोर्ट है वो नहीं देखने के लिए मिला। फिर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया मेक्सिको के बारे में, फिलीपाइंस का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में भी मेंशन कर दिया गया कि वहाँ पे जिस तरीके से फेडरलिज्म के अंदर में जो जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उस तरीके से ही हमारे यहाँ पे भी जो प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। डिजास्टर रेस्पॉन्स में इंडिया का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो एग्जिस्ट है वो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाई कोर्ट के द्वारा क्वेस किया गया है लोकपाल का जो प्रेसिडिंग है डिफेंस सेक्रेटरी के रिगार्डिंग, ये लोकपाल के पर्सपेक्टिव से था। S-500 हम परचेज कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो जो रेंज है उसको यहाँ पे इंटरसेप्ट करने के पर्सपेक्टिव से। पीएम गोवा के लिए गए हैं, एक स्टैचू है उसका इनोग्रेट उनके द्वारा किया गया। समुद्रयान मिशन के बारे में है जो कि डीप सी ओशियन के अंदर में जो आप देखिए कि जो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन है उसको कैरी आउट करेगा। 6000 मीटर का वो बेसिकली आप देखिए कि एरिया है जहाँ पे समुद्रयान मिशन है उसको सेंड किया। और इंडिया एज ए ग्लोबल वॉइस के रूप से इमर्ज हुआ है, एक रेस्पॉन्सिबल वॉइस के रूप से इंडिया का इमरजेंस वो देखने के लिए मिला है। और जो ह्यूमन राइट जो वॉच है उसको यहाँ पे रसिया के द्वारा एक अनडिजायरेबल जो ऑर्गेनाइजेशन का कैटेगरी के अंदर में कैटेगराइजेशन है वो किया गया है। इजरायली फोर्सेज के द्वारा सदन सीरिया के अंदर में अटैक किया गया जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है, और जेलेनेस्की के द्वारा उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसका रिमूवल किया गया एंटी करप्शन के जो सर्चेज हैं, करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके बेसिस।
बांग्लादेश का वहाँ पे जो आप देखिए कि डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में है, जो खालिदा जिया हैं उनको उनके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इमरान खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर लीडर हैं, उनका जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में पाकिस्तान में जो टेंशन का वन काइंड ऑफ माहौल है कि उनका डेथ हुआ है प्रिजन के अंदर में। अब ये आप देखिए कि रूमर्स हैं इस तरीके से, अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट है वो नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन रशियन ऑयल परचेज के पर्सपेक्टिव से वहाँ के जो कंट्रीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि रशियन ऑयल का वो परचेज नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।